जी, आप सबके मैसेज आना स्टार्ट हो गए हैं कि सर आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबको वालेकुम सलाम। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। उससे पहले कुछ मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। क्लास का टाइम आपको जैसे कि बताया गया था, और क्लास आपको बताया गया था कि फेसबुक के ग्रुप पे होगी। ठीक है, जब भी क्लास होगी फेसबुक के ग्रुप पे होगी, तो आपने ठीक 9 बजे क्या करना है, फेसबुक के पास आपके पास क्या नोटिफिकेशन आ जाएगा, 9:05 9:10 तक आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए बुध और जुमेरात। ठीक है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है 9 बजे के बाद, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो और आपको मतलब कि क्लास में आप एंटर हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप बनाया गया था व्हाट्सएप का। उसके अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का इशू आ रहा था कि सर हम ज्वाइन नहीं हो सकते, सर हमें ये इशू है वो इशू है, एक्स वाई जेड बहुत एक्सक्यूजेस आप लोग कर रहे थे। एक चीज़ जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो ये ग्रुप बनाया गया है ना, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, इसके अंदर कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई भी शेयर नहीं करेगा। जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, जो आपकी अकेडमीज के लिंक है या आपके फेसबुक का पेज का लिंक है वो आप फॉरवर्ड कर रहे थे। अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा कंटेंट आप शेयर करोगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। बाद में आप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में एंटर नहीं हो सकते। इसी तरह से क्लासरूम के अंदर भी हम आगे जाके बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई करेंगे, जिनको आपको फॉलो करना होगा। कोई भी, ठीक है, गैर ज़रूरी मवाद आप उसके अंदर शेयर नहीं करोगे। ये ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आपको वहाँ पे आप पूछ सकते हो। मुझे पर्सनल मैसेज नहीं किया करें, नहीं किया करें। ठीक है, बहुत सारे मैसेज आते कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहा, सर मैंने फर्स्ट क्लास नहीं ली तो अब मैं क्या करूं, सर मैंने फॉर्म फिल नहीं किया। भाई ये फॉर्म फिल नहीं किया, ग्रुप में ऐड नहीं हो रहे। मैंने आपको एक लिंक दिया था, जस्ट मैंने एक छोटे से आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक क्लासरूम, गूगल क्लासरूम का एक कोड दे रहा हूँ जो आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। तमाम मटेरियल मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगा। जैसे कि व्हाट्सएप का ग्रुप था, MS ऑफिस था, MS ऑफिस किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो तमाम वीडियो मैंने आपको वहाँ पे शेयर कर दी। पर्सनल मैसेज करने का बनता ही नहीं है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है या आज मैं क्लास नहीं ले सकता, इस तरह कोई भी मैसेज नहीं करेगा। ना पर्सनल मुझे करेगा और ना ही ग्रुप में करेगा। ठीक है, क्लास नहीं लेनी आप नहीं लें, लेकिन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रुप में आज सर मैं क्लास नहीं ले सकता, सर आज मेरे साथ ये इशू है तो मैं इसलिए आज क्लास नहीं ले सकता। तो इस तरह की बिल्कुल भी आपने एक्टिविटी नहीं करनी। ठीक है, ग्रुप जो बनाया गया है उसके अंदर यही कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, क्लास जो आपको लेक्चर दिया गया है उसके बीच में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो वो आप मैसेज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपसे बातें करनी थी, इसलिए बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। और अब मैंने देखा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ आपके ही साथी आपको मना कर रहे थे कि ना ही शेयर करें, इस तरह से आप कंटेंट बिल्कुल भी शेयर ना करें, लेकिन फिर भी आप उनकी बात नहीं मान रहे थे। तो मजबूरन मुझे क्या करना पड़ा, आपके ग्रुप को ब्लॉक करना पड़ा, मतलब कि ओनली एडमिन करना पड़ा। तो फिर फ़ायदा क्या है ग्रुप बनाने का? मैं नहीं बनाता, मैं नहीं बनाता, लेकिन आप लोग के लिए बनाया कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, ठीक है, ये जो ग्रुप के अंदर नंबर है मेरा अपना पर्सनल नंबर है, मैं चाहता कोई दूसरा नंबर दे सकता था जो मैं नहीं यूज़ करता, लेकिन पर्सनल नंबर है मेरा। तो इस वजह से प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप के अंदर कोई अदर एक्टिविटी नहीं करेंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है, या नहीं आ रही, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। उस सवाल का जवाब जो इस ग्रुप के मेंबर हैं, जो भी मैसेज देखता है, जैसे कि मैंने मैसेज किया कि सर मेरे से MS ऑफिस डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब कोई भी उसका मैसेज देखता है और उसको पता है कि ये थोड़ा सा गलत कर रहा है या सही से नहीं कर रहा, तो आप उसका रिप्लाई कर देते। जब एक मेंबर ने उसका रिप्लाई कर दिया तो देन बाद में दूसरा कोई उसको रिप्लाई ना करे। ठीक है, ये सब चीज़ें यार प्लीज़
ये सब चीज़ें आपके लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन आप हमारे साथ इस तरह से करते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। मैंने बहुत सब्र किया, उसके बाद जाके मैंने ओनली एडमिन की रिस्ट्रिक्शन लगाई ताकि कोई भी अब मैसेज ना कर सके। ग्रुप में ऐड नहीं हुए, फर्स्ट क्लास नहीं ली। मैंने आपको मना किया था कि फ़र्स्ट क्लास नहीं ले, आपको बहुत टाइम पहले बता दिया था कि आपकी क्लास है तो आपको पता होना चाहिए। सर क्लासरूम ज्वाइन नहीं हो रहा। एक छोटा सा काम आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया, लेकिन चंद कुछ ऐसे हैं, ठीक है। मैं आपसे एक चीज़, ठीक है, बड़े प्यार से रिक्वेस्ट भी करूँगा और भाइयों की तरह छोटे भाई समझ के मुझे इस बात, आपकी ये क्लास ऑनलाइन है, ठीक है, इसके ऊपर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, डबल एफर्ट करनी पड़ेगी। फिजिकल होता तो चले फिर भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती, लेकिन ये आपकी ऑनलाइन क्लास है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। इस चीज़ को आप जहन में रखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, आप क्लासरूम ज्वाइन नहीं हो रहा, ठीक है, आपके पास वीडियोस पड़ी हुई हैं। दूसरा जो ये वीडियोस है, मैं जो आपने जहाँ से क्लासरूम का लिंक की वीडियो देखी थी, वहाँ पे भी मैं ये वीडियोस जो हमारे लेक्चर्स होंगे वहाँ पे भी मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप इजी से वहाँ से भी देख सकें, ठीक है। जो यूट्यूब का चैनल आपको बताया था रिजवान भट्टी का, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो सब चीज़ें आप लोगों के लिए कर रहे हैं यार। अभी आप देखें, मैंने नहीं बोला अटेंडेंस का, लेकिन आप लोग अटेंडेंस एक स्टार्ट होता है तो फिर बाकी भी सब लाइन लग जाती है। ऑनलाइन क्लास है, ठीक है, जब आपको अटेंडेंस का बोला जाए तब आप अटेंडेंस लगाएं, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है, ऑनलाइन क्लास जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में भी देख रहे होते हो, मेरा मानना है अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो ना, तो कमेंट सेक्शन के ऊपर तब तक ना देखो जब तक आपने कोई मैसेज नहीं करना। अब ये नहीं कि कौन क्या मैसेज कर रहा है मैं ज़रा देखूं, अच्छा उसको कमेंट को देखने के चक्कर में मैं क्या बता रहा हूँ, सर क्या बता रहे हैं, वो आपने स्किप कर दिया। आपकी नज़र में क्या होता है, जो कमेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लेक्चर दे रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी का कोई सवाल है, ठीक है, हम बहुत आराम से इस कोर्स को लेके चलेंगे। एक एक चीज़, कोई चीज़ समझ में ना आए आप 10 दफ़ा पूछ सकते हैं, लेकिन उसका भी एक पैटर्न होगा, ठीक है। कोई भी टूल्स आपको मैं बताऊंगा, कमेंट्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपसे मैं क्या करूंगा, पूछूंगा कि समझ में आया या नहीं आया। उस टाइम आप मुझे कहें कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। अब मैं समझा रहा हूँ और आप मुझे कह ही जा रहे हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया, सर मुझे ये दोबारा से बता दें। मेरा जो कांस्टेंट है, मैं फोकस तो स्क्रीन पे तो कर रहा हूँ, आपके कमेंट सेक्शन पे थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं करूँगा। जब मैं आपको पढ़ा रहूँगा तो मैं कमेंट सेक्शन की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखूँगा कि कौन क्या कमेंट कर रहा है। तो फिर आप क्या करते हैं, एक मैसेज 10 दफ़ा रिपीट कर रहे होते हैं। तो इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं करने, इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं करने। हाजिरी लगाने का तरीका क्या है सब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। जो अभी बताया जा रहा है उसके ऊपर आप फोकस करें। हाजिरी लगाने का तरीका क्या है, क्लास में एंटर होने का तरीका क्या है, वो क्लास में एंटर होने का तरीका हमने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया। कोई भी टॉपिक हम करेंगे, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कोई भी टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। टॉपिक जैसे कंप्लीट होगा मैं आपसे आपकी राय लूंगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे बोल देंगे नहीं समझ में आया, या जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया वो पॉइंट आप लिख के कमेंट कर देंगे। बट जब मैं आपको समझा रहा हूँ उसके बीच, उसके दरमियान अगर आप बोलेंगे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आगे वाली चीज भी आप स्किप कर देंगे, जो समझ आना होगा वो भी नहीं आएगा। तो जब मैं कोई चीज बता रहा हूँ तो आपने कमेंट सेक्शन की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना कौन क्या मैसेज कर रहा है। अगर जब मैं आपको कहूंगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया तब आप कमेंट करें, ठीक है। इससे आप लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। कमेंट सेक्शन की तरफ देखेंगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप में से कुछ ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें आती भी होंगी और कुछ ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आती। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है। तब भी मुमकिन होगा जब आप हमारा साथ देंगे। अगर आप अपनी मर्जी करेंगे तो फिर डेफिनेट हमें भी अपनी मर्जी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्लीज़
उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको बोली हैं उसके ऊपर लाजमी अमल करेंगे। ये देखो अभी भी प्रेजेंट लगा रहे हैं आप लोग, ठीक है, अभी भी प्रेजेंट लगा रहे हैं, ठीक है। कोई भी इशू होगा अब मैं ग्रुप से ओनली एडमिन हटा दूंगा, कोई भी पार्टिसिपेंट कोई भी मेंबर मैसेज कर सकता है, ठीक है। मुझे मैसेज करेंगे, मैं अगर मैसेज देख भी लूँगा तो रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको क्लियर सी बात बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि बस आपकी क्लास के लिए ही फ्री होता हूँ, ठीक है। मैं इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा होता हूँ, तो जिसकी वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं मैसेज भी देख लूँगा तो देन तब भी रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। मैं भी रात में अगर दोबारा से मैं देखता हूँ तो शायद रिप्लाई कर दूँ, लेकिन दिन में मुझे रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ग्रुप बनाया गया कि कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पे आप कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो उस टाइम फ्री होगा जो आपकी बात का जवाब दे सकता है, ठीक है। जो भी आपका सवाल है उसका जवाब दे सकता है। ये जो कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन बात वही आ जाएगी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कोई चीज़ समझ में आई या नहीं आई। तो कमेंट्स उस टाइम ही करें जब मैं आपसे पूछूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर, आगे की तरफ मूव हो। जब आपके मैसेज आएंगे कि यस सर, ठीक है, हम देखेंगे ज़्यादातर जो भी मैसेज होंगे अगर यस के होंगे तो हम आगे की तरफ मूव करेंगे, अगर नो के होंगे तो हम दोबारा से उस चीज़ को आपको रिपीट कर देंगे। लेकिन रिपीट करने का इसके लाइव क्लास के अंदर कोई ऐसा बनता नहीं है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, आप बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपको वो चीज़ अगेन रिपीट कर दूंगा। अगर मोस्टली स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं वो चीज़ अगेन रिपीट कर दूंगा। तो ये सब चीज़ें यार आप सबसे रिक्वेस्ट थी, कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो आपसे शेयर करनी थी। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ की वीडियो ओपन नहीं हो रही, उन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा, ठीक है, ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा जिसकी वजह से वो वीडियो उनकी ओपन नहीं हो रही, ठीक है। अब आप आज ग्रुप ज्वाइन करोगे तो ऐसा थोड़ी है, या तो मैं आपकी क्लास ले लूँ या तो आपको ज्वाइन कर लूँ, ठीक है। या तो मैं क्या करूँ, आप क्लास हम स्टार्ट करें, या तो जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। दोनों में से एक ही काम हो सकता है ना एक टाइम में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस कोर्स को आपने बिल्कुल भी इजी नहीं लेना, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल चीज़ें बहुत इजी हैं, लेकिन आपको जो मेहनत है बहुत ज़्यादा करनी होगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यही तमाम चीज़ें आपको आगे वेब एंड मोबाइल में हेल्प करेंगी। अगर अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो वहाँ पे बहुत इशू होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर आपको इशू होगा। तो हम तमाम बातें जो मैंने करनी थी, इंस्ट्रक्शन देनी थी, वो सब आपको मैंने ख़त्म कर दी। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, और दूसरा आपको बताया था कि वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, ये सब चीज़ें हमने बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया था, ठीक है। MS ऑफिस बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में नहीं होता, आपको क्या करना होता है, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है। एक तो मैंने आपको बताया था कि मैंने क्लासरूम के अंदर लिंक रखा हुआ है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, गेट इनटू पीसी से जाके आप MS ऑफिस डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत सारे आप YouTube पे सर्च करेंगे या Google पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपने सेल्फ स्टडिंग खुद भी करनी, कुछ चीज़ों को खुद भी एक्सप्लोर करना है, ठीक है। जो मैंने आपको दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा, तो मैं उसका बता देता हूँ डाउनलोड आप किस तरह से करेंगे। कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। जो हम वर्ड के अंदर चीज़ें देखेंगे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही काम है जो आप करते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने काम किया होगा, ठीक है। तो MS ऑफिस के अंदर सबसे पहले हमें वर्ड देखेंगे। वर्ड के अंदर आप कोई भी लिखने से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। CV हो,
लेटर हो, एप्लीकेशन हो, टाइम टेबल हो, डेट शीट हो, आपकी मार्कशीट हो, इनविटेशन कार्ड हो, ये कोई छोटा सा अगर आपने कोई लोगो बनाना है वो तमाम काम आप कर सकते हो। इवन कि आप यहाँ पे बुक कंपोजिंग भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप आखिरी साल के अंदर मकालात टाइप करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें आप इसके अंदर देखेंगे। हम आते हैं स्क्रीन की तरफ, शेयर स्क्रीन। मेरे सिस्टम के अंदर वर्ड इंस्टॉल है। जैसे मैंने डब्ल्यू लिखा, अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल है तो आप उसको इजी से कैसे ओपन कर सकते हो। अब ये एग्जांपल आप मोबाइल की ले लें। आप मोबाइल के अंदर बहुत सारी ऐप्स होती हैं, आप क्या करते हैं मोबाइल में ऊपर सर्च पे लिख देते हैं, तो वो आपको क्या कर देता है, फिल्टराइज करके आपकी ऐप शो कर देता है जो भी आप वहाँ पे सर्च में लिखते हैं। इसी तरह से जो हमारे सिस्टम में एप्लीकेशन इंस्टॉल्स हैं उनको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से ओपन कर सकते हैं। हम अपने कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, विंडो की प्रेस करते हैं। मैं आपको विंडोज़ की शिफ्ट की क्या होती है, टैब की, ये सब दिखा भी देता हूँ कहाँ पे होती है। आप विंडो की प्रेस करेंगे, ठीक है, जो भी आपको एप्लीकेशन ओपन करनी है वो एप्लीकेशन का नेम लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे वर्ड ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू लिख देंगे। ठीक है, मैं आपको कीबोर्ड दिखा देता हूँ। ये देखें, यह कीबोर्ड आपके पास होता है कुछ इस तरह से। ये ऊपर 1 2 3 आपके पास आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स आपके पास कुछ आ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो ये आपका एस्केप का बटन आ रहा है, टैब का, कैप्स लॉक का आपके पास आ रहा है, शिफ्ट का आ रहा है, ये फंक्शंस की हैं, ये कंट्रोल का बटन है, ये विंडो का बटन है, ये ऑल्टर का बटन है, ये स्पेस बार का बटन है। इसी तरह से आपके राइट साइड पे भी ऑल्टर की आती है, कंट्रोल की आती है, ये आपके अप एरो है, ये डाउन एरो है, ये आपका लेफ्ट एरो है और ये आपका राइट एरो है। इस तरह से ये एंटर है, ये आपका डिलीट है और ये आपका बैक स्पेस है। तो आपके कीबोर्ड के ऊपर ये तमाम चीज़ें लिखी भी होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करेंगे और वर्ड का पहला लेटर क्या है, डब्ल्यू, तो हम डब्ल्यू लिख देंगे। जैसे हम डब्ल्यू लिखेंगे तो डब्ल्यू से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो हमारे पास अपीयर हो जाएंगी। हमने क्या किया, विंडो की प्रेस की, ये देखें। अब मैं जैसे ही डब्ल्यू लिखता हूँ तो मेरे पास, इसको कीबोर्ड को हम क्लोज कर देते हैं, वर्ड 2016, वर्ड पैड, विंडो पावर शेल, विंडो फैक्स एंड स्कैन। ठीक है, ये देखें हमें तमाम चीज़ें बता रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं, बेस्ट मैच, एप्स, ठीक है, सर्च द वेब। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट हम वर्ड पैड पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, देखने में जब हम इसको ओपन करेंगे तो सेम लगेगा, लेकिन हम जितना भी काम करेंगे वो वर्ड के अंदर काम करेंगे। ठीक है, सर्च द वेब, अगर मैं सर्च द वेब के सेक्शन से नीचे आगे कुछ सर्च करूँ, किसी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे गूगल क्रोम पे ले जाएगा, वहाँ पे मुझे ये सर्च करके दिखाएगा। ठीक है, वहाँ पे कोई चीज़ मुझे सर्च करके दे देगा। हमें एप्लीकेशन यूज़ करनी है, ऐप्स यूज़ करनी है, तो हमने क्या किया, वर्ड। अब यहाँ पे वर्ड के साथ 2016 आ गया। क्या आ गया, 2016। 2000 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके वर्जन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप 2019 यूज़ कर रहे हो, 20 यूज़ कर रहे हो, तो वो आपके पास यहाँ पे शो नहीं करेगा। कैसे पता चलेगा हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर 2007, 10, 13, 16 है तो ये आप जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट से जाके इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका अपीयर हो जाएगा 2016। आप यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये आपके पास वर्ड ओपन हो गया। ठीक है, अभी हम वर्ड के अंदर कुछ भी लिख नहीं सकते। अभी हम वर्ड के अंदर कुछ लिख नहीं सकते। इसकी छोटी सी एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं। आप मदारिस में कोई भी चीज़ आपको बोली जाती है और आपको वो लिखनी है, तो आप क्या करते हैं, अपने बैग में से कोई ना कोई एक नोटबुक निकालते हैं और फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, एक कोई ना कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। टेम्पलेट्स क्या होते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे।
जैसे ही मैंने वर्ड के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास सबसे पहले ही ये वाली स्क्रीन आएगी। ठीक है, इंटरफेस को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 2000 जो 19 यूज़ कर 2019 या 21 यूज़ कर रहे हैं या 23 यूज़ कर रहे हैं, चीज़ें बिल्कुल वही हैं, थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हुआ होगा। ठीक है, अगर 2013-16 है तो यही जो इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ इंटरफेस ये होगा। जब आपको चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा तो आप वहाँ पे भी आपको इंटरफेस समझना ईजी होगा। तो जैसे ही हम वर्ड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास आपने देखा जो स्क्रीन हमारे पास अपेयर होती है, ये स्क्रीन आपकी दो सेक्शन में डिवाइड हुई होती है। एक लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ब्लू कलर का सेक्शन आ रहा था, वाइट राइट साइड पे देखें तो वाइट कलर का सेक्शन आ रहा था। जैसा कि अभी जैसे हम वर्ड पे क्लिक करते हैं तो हम लिख नहीं सकते, मैंने आपको पहले भी कहा था वही बात कि अगर आपने कुछ लिखना है तो आप अपने बैग में से कोई ना कोई एक नोटबुक निकालोगे और फिर देन आप वहाँ पे लिखना स्टार्ट करोगे। अब वर्ड के अंदर हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, हम कोई भी टेम्पलेट को जब तक सिलेक्ट नहीं कर लेते तब तक हम लिखने की पोजीशन में नहीं आ सकते। ठीक है, तो इंटरफेस समझते हैं इसका। तो मैंने जैसे ही वर्ड ओपन किया तो मेरे पास ये वाली स्क्रीन अपेयर होगी, अगर आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपके पास ब्लू कलर का सेक्शन आ रहा है, ठीक है, और राइट साइड पे आपके पास व्हाइट कलर का सेक्शन आ रहा है। जो आपका ब्लू कलर का सेक्शन है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको? रीसेंट। रीसेंट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? रीसेंट रीसेंट का मतलब क्या होता है जी? अभी पास आपका काम, बिल्कुल अभी अभी। अब ये चीज को आप समझें, अब इस चीज को आप समझें, रीसेंट में हमारे पास क्या होगा? जो इससे पहले मतलब पास्ट में हमने जो फाइल के ऊपर काम किया होगा वो हमारे पास कहाँ पे होगा? रीसेंट के सेक्शन में शो कर रहा होगा। क्लियर? आप मोबाइल ओपन करते हो और मोबाइल में आप डिफरेंट ऐप्स ओपन करते जाते हैं, ठीक है, और बाद में आप क्या करते हैं? रीसेंट वाला आप क्लिक करते हैं और आपके पास जितनी भी आपने ऐप्स ओपन की होती है वो आपके पास वहाँ पे शो हो जाती है। फिर देन आप वहाँ से क्या कर देते हैं? क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि रीसेंट के अंदर क्या पास्ट में जो भी आपने काम किया होगा, जिस फाइल के ऊपर आपने काम किया होगा डॉक्यूमेंट्स में, वो आपके पास रीसेंट वाले सेक्शन में शो हो रही होगी। क्लियर? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं राइट साइड पे। ये आपके पास व्हाइट कलर का एरिया अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं टेम्पलेट्स। ठीक है, टेम्पलेट्स। अब यहाँ पे आपके डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इन टेम्पलेट्स को यूज भी करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सीवी लिखेंगे, सीवी से रिलेटेड आपके पास आ जाएंगे। फ्लायर लिखेंगे, फ्लायर से रिलेटेड आ जाएंगे। कार्ड लिखते हैं, ये देखिए मैंने कार्ड पे सर्च किया तो ये कार्ड से रिलेटेड आ गए। हम इनको यूज भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स आ गए। जिस तरह से मोबाइल के अंदर आपके डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक टेम्पलेट क्रिएट हो जाता है। फिर उसको अगर आपने अपनी मर्जी से चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं। ये टेम्पलेट्स आपके पास तब भी शो होंगे, तभी क्रिएट आप कर सकते हैं जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप इन टेम्पलेट्स को यूज नहीं कर सकते और ना ही आपके पास इस तरह से ये शो होंगे। हम जितना भी काम करेंगे वो तमाम का तमाम काम हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे करेंगे। हम जितना भी काम करेंगे वो कहां पे करेंगे? ब्लैंक। जितना भी काम करेंगे वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए क्लिक किया। अब हम लिखने की पोजीशन में, अब जो भी हम लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। इससे पहले क्योंकि हमने टेम्पलेट सिलेक्ट नहीं किया हुआ था तो इसलिए हम कुछ लिख नहीं सकते थे। यहां तक क्लियर है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर यहां तक क्लियर है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दें।
जी, जितना भी हम काम करेंगे वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे करेंगे। इंटरफेस समझ में आ गया? आप कोई भी वर्जन यूज कर रहे होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप चीज़ों को इजी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इजी से हैंडल कर लेंगे। तो चलें आगे मूव होते हैं। आपके मैसेज आ रहे हैं जैसे सर। अब कुछ इंटरफेस के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे ही मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो मेरे पास ये वाली स्क्रीन आप देख सकते हैं जो आपके पास शो हो रही है, ये है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो तमाम चीज़ें हम देखते हैं। टॉप लेफ्ट के ऊपर अगर आप देखें, टॉप लेफ्ट के ऊपर आपके पास कुछ आइकन्स शो हो रहे हैं, नजर आ रहे होंगे आपके पास कुछ आइकन्स। ठीक है, ये जो टॉप लेफ्ट के ऊपर आपका सेक्शन नजर आ रहा है ना, टॉप लेफ्ट के ऊपर, इसको हम कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सिस टूल बार। कस्टमाइज क्विक एक्सिस टूल बार। ठीक है मैम, MS वर्ड की बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी कमांड के ऊपर, टूल के ऊपर माउस ओवर करोगे तो उसका सिंटैक्स बता देगा, उसका सिंटैक्स बता देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सिस टूल बार। अच्छा, कस्टमाइज क्विक एक्सिस टूल बार क्या है, इससे हम क्या काम ले सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आगे फर्दर देखेंगे। बस अभी आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। अगर मैं जैसे बात करूँ कस्टमाइज क्विक एक्सिस टूल बार कहाँ पे होता है, आप कहेंगे कि टॉप लेफ्ट के ऊपर हमारे पास शो होता है, टॉप लेफ्ट के ऊपर। इसी तरह से टॉप सेंटर में अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है डॉक्यूमेंट 1। टॉप सेंटर में हमारे पास हम जो कहते हैं टाइटल बार, इस सेक्शन को हम कहते हैं टाइटल बार। टॉप सेंटर में जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब कि जो भी हमारी फाइल का नेम होगा वो टाइटल बार में शो होगा। जो भी हमारी नेम का फाइल का नेम होगा वो कहाँ पे शो होगा, टाइटल बार में शो होगा। ओके, राइट साइड पे आ जाते हैं। इन बटन से तो आप बाखूब वाकिफ होंगे, क्लोज, मिनिमाइज और रिस्टोर। ठीक है, तो इसको बताने की इतनी ज़रूरत नहीं। उसके साथ अगर एक आइकन अगर आप देखें, एक आइकन आपके पास नज़र आ रहा है बटन, ये किस चीज़ का है, कोई बता सकता है मुझे? ये वाला जहाँ पे एरो बना हुआ आ रहा है, जी ये बटन सेटिंग का है। कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आपको पूरा इसकी इंटरफेस जो है उसकी पिक्चर भी आपको मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप वहां से भी देख सकें। अच्छा, सेटिंग का ऑप्शन नहीं, अब आप, अच्छा अब आपने एक प्रोफेशनल निज़म में आप आ रहे हैं। ठीक है, जिस चीज़ का जो नेम पे असाइन किया गया हुआ है आपको वो याद होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले आप कहते थे सेटिंग का है, जो भी आप कहते थे, लेकिन जो आप उसका प्रॉपर नेम है ऑफिशियल, आपने वो नाम आपके माइंड में होना चाहिए। कल को आप किसी को बताएं तो उसको समझ में आ जाए। अगर मैं उसको कहता हूँ सेटिंग का, माउस ओवर करोगे तो सेटिंग लिखा हुआ आ जाएगा, वो माउस ओवर करता रहेगा, उसको सेटिंग नज़र ही नहीं आएगा। वो कहेगा भाई मुझे तो कहीं पे सेटिंग नज़र आ ही नहीं रहा। आपको कि नहीं टॉप लेफ्ट के ऊपर यार देखते रहो यार वहाँ पे है, वो कहेगा सर सेटिंग लिखा हुआ आ ही नहीं रहा, वहाँ पे तो कुछ और लिखा हुआ आ रहा है। तो इसलिए आपको प्रॉपर नेम क्या करने हैं, याद रखने हैं। जो ये आइकन आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। जो आइकन अभी आपको दिखाया गया था वो है आपका रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इस ऑप्शन जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 3 ऑप्शन अपीयर होंगे। ठीक है, ऑटो हाइड, शो टैब एंड कमांड्स दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको इंटरफेस का बता रहा हूँ कि कौन सा मतलब कौन सा ऑप्शन को क्या कहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे क्लासेस में देखेंगे। जैसे मैं इस बटन के ऊपर माउस ओवर करता हूं तो ये देखें रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूं तो फर्स्ट ऑप्शन आपके साथ है ऑटो हाइड रिबन,
सेकंड ऑप्शन आपके पास आ रहा है शो टैब एंड कमांड। अगर मैं आपसे बोलूं कि रिबन डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर कितने ऑप्शंस आते हैं तो आप कहेंगे 3। कौन कौन से? ऑटो हाइड रिबन, शो टैब एंड कमांड्स। क्लियर? इनका पर्पस क्या है, इससे हम क्या काम ले सकते हैं वो भी हम देखेंगे। अच्छा जी, आपने देखा टॉप लेफ्ट के ऊपर जो आइकन आ रहे हैं, सेक्शन आ रहा है, इसको हम कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। टॉप सेंटर के अंदर जो सेक्शन होता है इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टॉप राइट के ऊपर हमारे पास क्लोज विंडोज, रिस्टोर और उसके साथ रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का बटन आता है। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे देखें, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। फाइल, ठीक है, फाइल को हम कहते हैं बैक स्टेज। क्या कहते हैं? बैक स्टेज। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्या वजह, अभी आपको क्लियर हो जाएगी। आगे फाइल के बाद अगर आप देखें, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन तमाम को हम कहते हैं टैब्स। क्या कहते हैं? टैब्स। ठीक है, TABS, टैब्स। ठीक है, फाइल को हम कहते हैं बैक स्टेज। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए तो इजी हो सके। क्लियर? ठीक है, फाइल को हम कहते हैं बैक स्टेज। फाइल को हम कहते हैं बैक स्टेज। होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, जितने भी आगे आप टेक्स्ट देख रहे हैं इन सबको कहते हैं टैब्स। क्या कहते हैं? टैब्स। ये होम का टैब है, ये इंसर्ट का टैब है, ठीक है। एक मिनट, हमारा ज़ूम इशू कर गया। नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया, सही हो गया। अच्छा, ये कुछ हम क्या हुआ, नॉट रिस्पॉन्डिंग पे आ गया, मतलब कि हमारी जो फाइल है वो हैंग हो गई है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन ओपन की हुई एकदम से हैंग हो जाए तो आप उसको किस तरह से क्लोज कर सकते हो? आप सिंपल सा क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्टर और कीबोर्ड से डिलीट, ये 3 बटन एक साथ आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एक पॉप बॉक्स ओपन होगा। ये देखें, और यहां से हमने क्या कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रीन मैग। अगेन करते हैं ये। ओके ओके, अब थोड़ा सा सही काम कर गया। तो हमारे पास क्या, फाइल को हम कहते हैं बैक स्टेज, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू को हम कहते हैं टैब्स। अब ये टैब्स क्या होते हैं ये अच्छे से आपने समझना है। अभी के लिए ये आप समझें कि जो भी टैब है, जैसे होम के टैब की हम बात करें तो होम के टैब के अंदर एक प्रॉपर रिबन होगी। उस रिबन के अंदर आपके पास ग्रुप्स होंगे और उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट आपके पास कमांड्स होंगी। ठीक
ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ, ठीक है, क्योंकि मैग्नीफायर थोड़ा सा इशू कर रहा है हमारे लिए। तो मैं मैग्नीफायर को रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। थोड़ा सा वो इशू कर रहा है मैग्नीफायर, क्योंकि हमने OBS भी किया हुआ है, तो इस वजह से आई थिंक प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या फाइल को हम कहते हैं बैक स्टेज। फाइल के आगे आप जितने भी टेक्स्ट देख रहे हैं, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यूज, ये सब क्या है, टैब्स। हर टैब्स के अंदर डिफरेंट रिबन्स होंगे और उन रिबन्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होंगे और उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट कमांड्स होंगे। अब हम समझते हैं रिबन क्या है, ग्रुप्स क्या है और कमांड्स क्या है। लेट्स सी। तो हमने क्या किया, ये देखिए, ये आपके पास होम का टैब और ये आपके पास पूरी होम की रिबन है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास क्या है, होम की रिबन है, ठीक है। अगर इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास इंसर्ट की रिबन शो होगी। डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो ये डिज़ाइन की आपके पास रिबन शो होगी। लेआउट पे क्लिक करते हैं तो लेआउट की रिबन शो हो गई, ठीक है। रेफरेंस पे क्लिक करते तो रेफरेंस की आपके पास शो हो गई। मेलिंग पे क्लिक करते तो मेलिंग की रिबन शो हो गई। रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो रिव्यू की आपके पास रिबन शो हो जाएगी। इसी तरह से व्यू पे क्लिक करते हैं तो व्यू पे। अब ये देखिए, सब पे हमने क्लिक किया होम से लेके व्यू तक, तो आप देख रहे थे हमारे पास रिबन शो हो रही थी। बट फाइल पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल पे क्लिक करने पे क्या हुआ, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट के बैक पे ले गया, जहाँ पे मैं फाइल को सेव कर सकता हूँ, इसको सेव हैज कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और कुछ जो ऑप्शंस हैं, सेटिंग वगैरह मैं कर सकता हूँ। इसलिए फाइल को हम कहते हैं बैक स्टेज। इसलिए हम कहते हैं फाइल को बैक स्टेज। अब हम क्या करते हैं, आपको समझाने के लिए ये देखिए, ये हमारे पास होम की रिबन है। यहाँ से लेके ये, अगर आपको मैं दिखाऊं पेन, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, होम की रिबन। यहाँ से यहाँ तक पूरी हमारे पास क्या है, रिबन है। इसी तरह से हर टैब के अंदर आपको डिफरेंट रिबन्स नजर आएगी। इंसर्ट के टैब में आप जाएंगे तो आपको इंसर्ट के डिफरेंट रिबन नजर आएगी। डिजाइन पे आप जाएंगे तो डिजाइन के अंदर आपको डिफरेंट रिबन शो होगी। लेआउट में जाओगे तो लेआउट के अंदर आपको डिफरेंट रिबन शो होगी। अब मैंने कहा कि हर रिबन्स के अंदर, हर टैब के अंदर डिफरेंट रिबन्स हैं, उन रिबन्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं और उनके अंदर डिफरेंट कमांड्स हैं। अच्छा सर, हमें रिबन तो समझ में आ गई कि जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो सेक्शन हमें नजर आ रहा होता है, ये क्या है, हमारा रिबन है, ठीक है। ये हमारा पूरा सेक्शन क्या है, रिबन है। ये तो हमें समझ में आ गया। अब ग्रुप क्या है, अब ग्रुप क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब अगर आप देखें तो ये आपका क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये आपका फॉन्ट का ग्रुप है, ये आपका पैराग्राफ का ग्रुप है, ये आपका स्टाइल्स का ग्रुप है और ये आपका एडिटिंग का ग्रुप है। कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रुप कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है? क्लिपबोर्ड में अगर आप देखें तो ये यहाँ से आपका ग्रुप स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये एंड हो रहा है। अब यहाँ पे ये आपके पास एक लाइन नजर आ रही होगी वर्टिकल, ये देखिए ये लाइन नजर आ रही है। इसके साथ में अगर लाइन ड्रॉ कर दें ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लिपबोर्ड का ग्रुप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका एंड हो रहा है, ओके। इसी तरह से सेकंड आपका ग्रुप आ जाता है फॉन्ट का। तो फॉन्ट में क्या है, वो कह रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि क्लिपबोर्ड का ग्रुप यहाँ पे एंड हो गया तो फॉन्ट का यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसी तरह से आगे आप देखें तो लाइन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि ग्रुप हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये फॉन्ट का ग्रुप है। इसी तरह से ये पैराग्राफ का आपका ग्रुप है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है।
इसी तरह से ये स्टाइल का ग्रुप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, और इसी तरह से आपके पास एडिटिंग का यहाँ से ग्रुप स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ये ग्रुप है आपके क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। अब इन ग्रुप के अंदर डिफरेंट कमांड्स हैं, बोल्ड, इटैलिक, बुलेट्स, लाइन, पैराग्राफ स्पेसिंग, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, चेंज केस, ये सारे आपके ग्रुप्स हैं। और ग्रुप्स कह रहा हूँ कमांड्स हैं जिनकी मदद से आप काम कर सकते हो। ये देखिए ये सारे कमांड्स हैं आपके। जी यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें कि हमें क्लियर है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, फाइल को हम बैक स्टेज कहते हैं। आगे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये क्या है, टैब्स है। हर टैब के अंदर आपके डिफरेंट रिबन्स होती हैं और उन रिबन्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट कमांड्स होती हैं। अगर ये क्लियर तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, फिर हम आगे मूव हो। कुछ को बहुत बेसिक लग रहा होगा, लेकिन शुरू में हर चीज़ बहुत आसान, ठीक है, आप में से किसी को आता होगा, लेकिन बताने का मकसद ये कि अब आप प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि सर्टिफाइड कंप्यूटर ऑपरेटर, यही तमाम चीज़ों को लेते हुए आगे प्रोग्रामिंग आप कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, ठीक है, जो हमें हेल्प करेंगी आगे प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें आपको बताना पड़ रही है ताकि आपको इंटरफेस समझ में आए चीज़ों का, कि टैब्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें क्लियर। हम आगे चलते हैं। नीचे अगर हम आते हैं तो ये हमारा वर्किंग एरिया है। ये वाइट कलर का जो पेज आप देख रहे हो, वाइट कलर का जो आप पेज देख रहे हो, ये हमारा क्या है, वर्किंग एरिया है। ये हमारा वर्किंग एरिया है, ठीक है। ये पूरा जो भी हम लिखेंगे वो इस पेज के अंदर लिख सकते हैं, इनसाइड लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाहर हम कुछ भी नहीं लिख सकते, इस पेज के बाहर हम कुछ भी नहीं लिख सकते। जो भी लिखेंगे वो इस पेज के अंदर ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास लाइन ब्लिंक कर रहा है, नजर आ रही है आपको ब्लिंक होते हुए, ये हमारा, इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंट, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पॉइंट। जहां पे हमारा ये इंस्ट्रक्शन पॉइंट होगा, हमारा टेक्स्ट भी वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। जहां पे हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंट होगा, ये आप लाइन देख रहे हैं ब्लिंक करते हुए, तो टेक्स्ट भी हमारा वहीं से स्टार्ट होगा। अभी मैं कुछ भी लिखूंगा तो टेक्स्ट यहां से आएगा। नजर ये देखिएगा, मैंने रिजवान लिखा तो ये देखें, ठीक है। बट मैं कहीं पे अपने इस पेज पे आके कहीं पे भी डबल क्लिक करता हूं तो मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट वहां पे आ गया। अब मैं जो भी लिखूंगा वो अब यहां पे आएगा, ठीक है। जहां पे आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट होगा वहीं से क्या होगा, टेक्स्ट आपका टाइप होगा। तो नीचे हम आ जाते हैं। नीचे अगर आप आए बॉटम पे, बॉटम लेफ्ट के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास पेज इन्फो, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा होता है कि हमारे पास टोटल कितने पेजेस हैं और अभी हम किस पेज पे काम कर रहे हैं। तो अभी फिल वक्त हमारे पास टोटल एक ही पेज है और हम उसी पेज पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास आ रहा है 1 of 1, ठीक है। क्या आ रहा है आपके पास, 1 of 1। अब ये देखिए मैंने एक और पेज ऐड कर दिया, एक मेरे पास ये पेज आ रहा है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे खत्म हो गया, दूसरा पे ये स्टार्ट हो रहा है। अब मेरा जहाँ पे इंस्ट्रक्शन पॉइंट होगा वो बता रहा है 2 of 1। मैंने क्या किया, इंस्ट्रक्शन पॉइंट ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये देखो कह रहा है 1 of 2, मतलब हमारा टोटल 2 पेज है और हम फर्स्ट पेज पे, अभी जो हमारा पेज एक्टिव है वो कौन सा है, फर्स्ट है। और सॉरी आपको बॉटम नजर नहीं आ रहा होगा, आपने अच्छे टाइम पे बता दिया, हम बिल्कुल ये देखें बॉटम लेफ्ट पे अगर आप ये देखें, और हम इसको थोड़ा सा बैक चले जाते हैं ताकि आपको इजी हो सके। ये मेरे पास एक पेज आ रहा है, ये देखें, ठीक है। तो इसलिए यहां पे पेज 1 of 1 आ गया, 1 of 1। मेरे पास अगर एक से ज्यादा पेज होते तो वो मुझे यहां पे बता रहा होता
1 of 10, 1 of 5, 1 और 2, ठीक है। तो जो पेज आपका एक्टिव होगा वो पहले आएगा और टोटल पेज आपके बाद में आएंगे। जैसे कि यहाँ पे वो आप बता रहा द करंट पेज नंबर इन द डॉक्यूमेंट, क्लिक और टैप टू ओपन द नेविगेशन पैन। तो मैंने क्या किया, एक पेज और ऐड कर दिया, तो एक है 2 of 2 हो गया। क्यों अब 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा सेकंड वाला पेज एक्टिव है। इंस्ट्रक्शन पॉइंट जहां पे होगा वो पेज आपका एक्टिव होता है। मैं ऊपर क्लिक कर देता हूं, ये देखिए, तो क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। उसके साथ आपको बता रहा होगा वर्ड्स, मतलब कि आपने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स में कितने वर्ड्स लिख चुके हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे शो करता रहता है कि आपने अभी तक कितने वर्ड्स लिख दिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। मुझे कोई बताएगा वर्ड्स और कैरेक्टर्स के बीच में क्या डिफरेंस है? वर्ड्स और कैरेक्टर्स, पेज कैसे ऐड किया वो आगे जाके आपको बता देंगे। पेज कैसे ऐड किया, आप बिल्कुल भी इस बात की टेंशन ना लें, आपको आगे जाके बता दिया जाएगा कि पेज कैसे ऐड हुआ। जी, वर्ड्स और कैरेक्टर, वर्ड्स और कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास, ठीक है, वर्ड कैसे बनता है? लेटर के कॉम्बिनेशन से बनता है। मतलब कि जहां पे अगर आप देखें तो ये क्या, आर एक लेटर है, आई दूसरा लेटर है, जेड तीसरा लेटर है, डब्ल्यू आपका चौथा लेटर है और ए आपका पांचवा और इसी तरह से एन आपका छठा। मतलब ये लेटर्स मिलके क्या कर रहे हैं, एक वर्ड बना रहे हैं। तो ये नीचे जो बताएगा वो वर्ड्स के बारे में बताएगा कि आपने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स में कितने वर्ड्स लिख दिए। क्लियर? इसी तरह से हम राइट साइड पे चले जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ व्यू बटन्स आ रहे हैं। क्या व्यू का मतलब होता है देखना, ठीक है। तो हम अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट तरीकों से देख सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट तरीकों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहां पे हमारे पास देखें 3 बटन नजर आ रहे हैं। एक हमारे पास आया रीड मोड का, प्रिंट लेआउट का और वेब लेआउट का। हम जितना भी काम करेंगे वो हम काम करेंगे प्रिंट लेआउट के व्यू में। जितना भी हम काम करेंगे वो किस व्यू में करेंगे, प्रिंट लेआउट में। अभी आप देखें तो तीनों में से आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कौन सा सिलेक्ट हुआ है। तो सेंटर वाला आप देख सकते हैं प्रिंट लेआउट में। जितना भी हम काम करेंगे वो प्रिंट लेआउट में करेंगे, ठीक है। रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। रीड मोड क्या होता है प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ये सब चीजें आपको बता दी जाएंगी। बट जितना भी हम ये अभी हम काम करेंगे वो किस व्यू में करेंगे, प्रिंट लेआउट में। उसके साथ आपके पास आ जाता है जूम स्केल। जूम टूल कह लें, जूम स्केल कह लें। जिस तरह से हम अपने कोई भी हम मोबाइल में इमेज या कोई डॉक्यूमेंट देख रहे होते हैं और उसको हम जूम कर सकते हैं। जब हम उसको जूम करते हैं तो पार्टिकुलर वो वाली ही सेक्शन मूव होता है, आपकी पूरी स्क्रीन मूव नहीं होती, जूम नहीं होती। तो इसके अंदर भी ऐसे ही है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम करते हैं तो जस्ट आपका डॉक्यूमेंट जूम होगा, ठीक है। ये देखें आपके डॉक्यूमेंट को जूम करेगा वो, ठीक है। तो वर्ड के अंदर आप मैक्सिमम 500 तक जूम कर सकते हो और मिनिमम 10। मैक्सिमम आप 500 तक अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हो और मिनिमम 10 कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप कि आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, फिर हम आगे की तरफ मूव हो। अगर यहां तक आपको क्लियर है जी, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें, फिर आगे की तरफ हम मूव हो। मैं जो आपको भी चीज़ें बताई गई हैं वो आपको शो भी कर देता हूँ। क्लासरूम में भी आपको उसकी इमेज मिल जाएगी। ये देखिए, ये देखिए वही तमाम चीज़ें आपको बता रहा है। ऊपर वाले सेक्शन को इसने क्या कहा हुआ है, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ये पूरी आपकी रिबन होती है। और इस रिबन के अंदर आपके पास क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जूम विंडो, ये देखिए ग्रुप, और इसके अंदर आपके पास ये कमांड्स होती हैं। इसी तरह से नीचे अगर आप जाते थे तो ये देखिए इंस्ट्रक्शन पॉइंट है, जहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट होगा वहीं पे आपका लिखा जो भी आप टाइप करेंगे वो आपको नजर आएगा। ये आपका व्हाइट कलर का जो एरिया है वो आपका वर्क एरिया होता है। बॉटम पे अगर आप देखें तो पेज इन्फो, वर्ड काउंट आपको बता रहा है, व्यू बटन और जूम टूल बता रहा है। राइट साइड पे आपका स्क्रॉल बार आ रहा होता है जो आप स्क्रीन को अप डाउन के लिए यूज करते हैं। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं भी होगा तो आगे जाके क्लियर हो जाएगा, इमेज आपको क्लासरूम में मिल जाएगी। अब हम आते हैं कुछ प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्लास में आपको बताया गया था कि लिखने से ज़्यादा हमारा जो फोकस होगा वो किस पे होगा, लेआउट और फॉर्मेटिंग में, क्योंकि लिखना आपको आता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है अभी तक आपने कभी कुछ लिखा नहीं है इंग्लिश में या उर्दू में, लिखा होगा डेफिनेट। अब मैं यहाँ पे आपको कमांड्स के बारे में बताऊंगा, टूल्स के बारे में बताऊंगा, किस कमांड से क्या काम आप कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको बताऊंगा उसके ही बिहाफ पे आपको असाइनमेंट असाइन किए जाएंगे। आपने क्या करना होगा, उस इमेज को देख के टाइप करना होगा, बिल्कुल वैसा लेआउट। ठीक है, आप अंदर का कंटेंट चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो लेआउट हो वो बिल्कुल एज टू एज होना चाहिए, बिल्कुल कॉपी। ठीक हो गया, तो हम कमांड्स के ये कमांड का ये काम है, इससे हम ये काम लेते हैं। ठीक है, इस कमांड का ये काम है, इससे ये काम लेते हैं। फिर आपको जो असाइनमेंट दी जाएंगे, एक इमेज दी जाएगी जिसको आपने क्या करना होगा, क्रिएट करके हमें सेंड करना हुआ करेगा। ठीक है, ये मेरा आपने देखा ये स्क्रॉल बार आपके पास आ रहा था। अब अगर मैं किसी को बोलूं कि आपने क्या करना है, माई नेम इज क्या लिखना है, माई नेम इज रिजवान भट्टी या माई नेम इज XYZ।
अगर आपको मैं ये लाइन एक बोलूं, एक ये सेंटेंस बोलूं लिखने के लिए, किस पे, नोट पैड पे, ठीक है, जो आपके रजिस्टर्स होते हैं उसके ऊपर अगर आपको मैं बोलूं कि आपने माय नेम इज एक्स वाई जेड, जो भी आपका नेम है वो आपने लिखना है, तो क्या सबकी हैंड राइटिंग सेम होगी या चेंज होगी? और जो हैंड राइटिंग का साइज होगा वो सेम होगा या चेंज होगा? जी, मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपने अपने रजिस्टर पे, नोटबुक पे लिखना है माय नेम इज एक्स वाई जेड, जो भी आपका नेम है, ठीक है, तो क्या जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं वो अगर अपने नोट पैड पे लिखते हैं, ठीक है, रजिस्टर पे लिखते हैं, तो क्या सबकी हैंड राइटिंग सेम होगी? और दूसरा, सबकी जो राइटिंग साइज होगा वो सेम होगा या चेंज होगा? बिल्कुल। जब आप कोई लिख रहे होते हैं अपनी नोट कॉपी के ऊपर, नोट पैड के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर, तो सब की जो राइटिंग होती है, जो साइज होता है, सबका डिफरेंट होता है। मे भी कुछ चंद ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा तकरीबन सेम होता है, बट सबका डिफरेंट होता है। लेकिन हम जो हमारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं वहां पे हम जो भी लिखते हैं सबका हैंड राइटिंग सेम और स्टाइल सेम होता है, साइज सेम होता है, ठीक है। अब मैं अगर यही बोलूं कि माय नेम इज एक्स वाई जेड, आपने क्या करना है, अपना वर्ड ओपन करना है, एमएस वर्ड ओपन करना है और वहां पे लिखना है, तो क्या होगा, सबका जो हैंड राइटिंग है वो भी सेम होगी और साइज भी सेम होगा। हैंड राइटिंग भी सेम होगी और साइज भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो एमएस वर्ड के अंदर जब आप फर्स्ट टाइम कुछ भी लिख रहे होते, डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद जब आप लिखना स्टार्ट करते हो, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा फॉन्ट स्टाइल होता है वो होता है कैलबरी बॉडी होता है। क्या फॉन्ट स्टाइल क्या होता है हमारा, कैलबरी बॉडी होता है। और जो फॉन्ट साइज होता है वो क्या होता है, 11। बाय डिफॉल्ट जो हमारा फॉन्ट स्टाइल होता है वो कैलबरी बॉडी होता है और फॉन्ट साइज हमारा 11 होता है। क्लियर? एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट जो आपका फॉन्ट स्टाइल होता है वो होता है कैलबरी बॉडी और फॉन्ट साइज होता है 11। जब आप एम एस वर्ड को ओपन करते हैं और कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब कि जो इनिशियल सेटिंग हुई होती है, तो इनिशियल सेटिंग जो हुई होती है उसके अंदर जो आपका फॉन्ट साइज होता है वो 11 होता है और फॉन्ट स्टाइल जो होता है वो आपका कैलबरी बॉडी होता है। आप अपनी मर्जी से किसी भी वर्ड, किसी भी लाइन, किसी भी पैराग्राफ, किसी भी सेंटेंस का स्टाइल और उसका साइज क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप लिखने से पहले भी उसका साइज असाइन कर सकते हैं और लिखने के बाद भी उसको सेट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपको आसान लगता है, लिखने से पहले या लिखने के बाद। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैंने जो भी लिखा था माय नेम इज रिजवान भट्टी, इसका जो फॉन्ट साइज था वो था 11 और जो फॉन्ट स्टाइल था वो था कैलबरी बॉडी। अब
मैं चाहूं तो पूरे जो मैंने सेंटेंस लिखा है, लाइन लिखी है, इसके पूरे का साइज मैं इंक्रीज कर दूं या डिक्रीज कर दूं, मतलब कि कम कर दूं या ज्यादा कर दूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। या मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूं, ठीक है। तो अब मैंने माय नेम इज रिजवान भट्टी, ठीक है। अब जिस चीज को आपने फॉर्मेट करना है, जिस चीज को आपने फॉर्मेट चेक करना है, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जिस चीज को भी आपने कोई फॉर्मेटिंग देनी है या कमांड अप्लाई करनी है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक चीज आप समझ लें, जैसे कि अभी आपने देखा माय नेम इज रिजवान भट्टी, ठीक है। अब मैं अगर चाहूं तो पूरे को चेंज कर दूं, उसका स्टाइल साइज, ठीक है, या किसी एक पार्टिकुलर वर्ड को मैं क्या करूं, चेंज कर दूं। अब आपके पास बहुत सारे मोबाइल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, या हमारे पास सेब पड़े हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे यार जो रेड कलर का सेब है उसको उठा के तुम क्या करो, साइड पे रख दो, ठीक है, या इसको स्टार्ट में रख दो, या इसके ऊपर कलर कर दो, ठीक है। हमारे डिफरेंट बॉक्स पड़े हुए हैं, हम कहेंगे भाई तीसरे नंबर पे जो बॉक्स है उसको उठाओ, ठीक है, उसको क्या करो, कलर कर दो। या आपको मैं बोलूं कि भाई आप क्या करो, क्लास से बाहर चले जाओ, तो आप तो सुनते रह जाओगे कि सर ने किसको बोला क्लास से बाहर चले जाओ। तो जिस को आपको करना होगा तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। जैसे ही सिलेक्शन करोगे तो जो भी आप इंस्ट्रक्शन, जो भी आप कमांड अप्लाई करोगे, तो वो उस पार्टिकुलर जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया होगा उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। क्या होगा, उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा जो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया होगा। अब मेरे पास ये पूरा टेक्स्ट है, अगर मुझे पूरे टेक्स्ट का कलर, साइज या स्टाइल चेंज करना है तो मैं पूरे को क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक वर्ड का स्टाइल कलर चेंज करना है तो मैं उस स्पेसिफिक वर्ड को क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट आई के बाद है, तो मैंने क्या किया, माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके रखा और इसको लेफ्ट साइड पे ड्रैग कर दिया। इसने क्या किया, पूरे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं चाहूं तो कलर चेंज कर दूं, चाहूं तो इसको डिलीट कर दूं, चाहूं तो इसकी कॉपी क्रिएट कर लूं, चाहूं तो इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दूं, या चाहूं तो इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूं, चाहूं तो इसको बोल्ड इटैलिक, जो भी मुझे करने में वो काम कर सकता हूं, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं यहां पे आता हूं फॉन्ट स्टाइल के ऊपर। जैसे ही मैं इसको एरियल ब्लैक करता हूं तो ये देखिए चेंज हुआ। अब इसका तमाम क्या हो गया, फॉन्ट स्टाइल क्या हो गया, एरियल ब्लैक। इसी तरह से मैं इसको सेंस आउटलाइन करता हूं तो ये देखिए चेंज हो गया। इसका क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हमने पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। हमने क्या किया हुआ है, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। इस वजह से क्या हुआ कि उसने सबको टेक्स्ट का स्टाइल जो था वो चेंज कर दिया। अब अगर मुझे किसी स्पेसिफिक एक वर्ड का स्टाइल चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, उस स्पेसिफिक एक वर्ड को सिलेक्ट करूंगा। या तो मैं कीबोर्ड से कर सकता हूं या तो मैं माउस से कर सकता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे रिजवान का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो मैंने क्या किया, रिजवान के ऊपर आके माउस, ये देखिए माउस का कर्सर यहाँ पे रिजवान के ऊपर लाके डबल क्लिक कर दिया। अब उसने क्या किया, उस पार्टिकुलर रिजवान को सिलेक्ट कर लिया। जी बिल्कुल जिस तरह से जमील नूरी होता है आपके पास उर्दू में, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, रिजवान को सिलेक्ट कर लिया। अगर अब मैं इसका स्टाइल चेंज करता हूं तो ये क्या करेगा, जस्ट रिजवान का ही स्टाइल चेंज करेगा। ये देखें क्या होगा,
क्योंकि हमने जो सिलेक्शन की हुई थी, अब उस बिहार पे आप जो भी कमांड यूज करोगे तो उस पार्टिकुलर सेक्शन के ऊपर ही इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि उसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है। जो भी अब आप काम बोलोगे वो रिजवान के ऊपर होगा। मैं अगर साइज इंक्रीज करता हूं तो ये देखो जस्ट रिजवान का साइज इंक्रीज करेगा, क्योंकि अभी रिजवान सिलेक्ट है। जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया होगा उसके ऊपर जो भी आप फॉर्मेटिंग कर रहे होंगे वो अप्लाई होगी। क्लियर? यहां तक क्लियर? जिस पार्टिकुलर आपने वर्ड, लाइन, पैराग्राफ या पूरे पेज को सिलेक्ट किया होगा, बस उसी के ऊपर जो भी आप कमांड अप्लाई करोगे उसी के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, जो मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट है उसको मैं चाहूं तो साइज इंक्रीज कर दूं, चाहूं तो कलर चेंज कर दूं, चाहूं तो उसको बोल्ड कर दूं, अंडरलाइन कर दूं, जो भी काम मुझे करना है मैं कर सकता हूं। तभी कर सकता हूं जब मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। अब जो कुछ मैंने लिखा है वो सब मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। जो भी मेरे डॉक्यूमेंट में है वो मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है ऑल सिलेक्शन की, किसकी? ऑल सिलेक्शन की। उसकी की का नाम है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का बटन प्रेस करते तो आपका जितना भी टेक्स्ट होगा, कंटेंट होगा, वो तमाम का तमाम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं कीबोर्ड से इसको डिलीट कर सकता हूं। ये देखें, क्लियर? और इसी तरह से आपका ज्यादातर काम उर्दू में होता है, तो आप उर्दू के भी फॉन्ट बहुत सारे हैं। ठीक है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, सब चीजें आपको बताई जाएंगी लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्योंकि हमने खिचड़ी नहीं बनानी, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने हैं। चीज़ों के बारे में आपको समझाना है, किस चीज़ से क्या काम किस तरह से आप कर सकते हैं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपके लिए काम करना इजी होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, अब मेरे से क्या हुआ कि जो चीज मेरे से क्या हुआ, जो चीज अभी मैंने डिलीट कर दी, मुझे ये डिलीट नहीं करनी थी, मुझे ये चीज डिलीट नहीं करनी थी, बट मैंने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब मैं उसको वापस कैसे लेके आ सकता हूं? जो चीज मैंने डिलीट की वो मुझे डिलीट नहीं करनी थी, मुझे उसको वापस लेके आना है। डिलीट कर दी या कुछ चेंज कर दिया, वो काम हमारा दो कीज होती हैं, एक होती है अंडू और एक होती है रीडू। एक होती है हमारे पास अंडू और एक होती है रीडू। अंडू के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड, और रीडू के लिए जो की है वो है कंट्रोल वाई। अगर इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं अंडू और रीडू का। मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आपको एक एग्जांपल, ये एक बोतल है, इसको आप इंसान समझ लें। अब इसने क्या किया, ये एक कदम लिया, 2 3, मैं चाहता हूं ये एक कदम वापस आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड। मैं चाहता हूं एक और कदम वापस आ जाए, तो कंट्रोल जेड। ठीक है, इसी तरह से वर्ड के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट ऐड किया होता है, एडिट किया होता है या टाइप किया होता है, उसको आप वापस, ठीक है, बाय मिस्टेक कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है, आप वापस भी जा सकते हैं।
उसके लिए आप कंट्रोल जेड करते हैं और मैं चाहता हूँ कंट्रोल वाई क्या करेगा, जितने स्टेप इसने लिए हुए थे वहां तक ये जा सकता है। कंट्रोल वाई करूंगा तो अगेन एक स्टेप आगे, कंट्रोल वाई करूंगा तो अगेन एक स्टेप आगे। अब इसके बाद मैं कंट्रोल वाई करूंगा तो वो अब इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता, क्योंकि हमने इससे आगे कोई काम नहीं किया हुआ था। तो मैंने जैसे कंट्रोल जेड किया, ये देखिए मेरे पास टेक्स्ट आ गया। मैं जैसे जैसे कंट्रोल जेड करता रहूंगा तो जो जो मैंने काम किया होगा वो सब ये देखें, देख रहे हैं आप। अब इससे ज्यादा मैं पीछे नहीं जा सकता, इससे ज्यादा मैं पीछे अब मैं कंट्रोल जेड करता हूं तो ये देखें, एक स्टेप बैक, फिर कंट्रोल जेड किया, एक स्टेप बैक। जो मैंने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया होगा वो वन बाय वन क्या करेगा, आपको बैक करता रहेगा। ये देखें, ये देखें। अब इससे ज्यादा मैं बैक नहीं जा सकता। मैं अगर कंट्रोल वाई का बटन प्रेस करूंगा तो वो वन बाय वन स्टेप आगे जो भी मैंने काम किया होगा, जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की हुई है वो सब आपके पास शो होगी। ठीक है, बैक जाने के लिए अंडू कंट्रोल जेड, और आगे आने के लिए फॉरवर्ड करने के लिए कंट्रोल वाई, जिसको हम रीडू कहते हैं। अब अगेन मैंने क्या कर दिया, कोई भी टेक्स्ट लिख दिया जो पहले लिखा था। अच्छा, जो अब ये रेड लाइन, किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाए इस तरह की रेड, तो आपने अभी बिल्कुल भी घबराना नहीं। ये लाइन क्यों आती है, इसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ये सब चीजें हम आगे जाके आपको बताएंगे। ये सब चीजें हम आगे जाके आपको बताएंगे। अब हमने देखा था हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहां से आके आपका डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं। अगर मैं इसको साइड पे ले जाता हूं तो आप देखेंगे, अभी आप ये देखेंगे तो तमाम, ये देखें, जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल चाहिए वो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये देखें, ठीक है, बहुत सारे आपके यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल आ रहे हैं। आप अपनी मर्जी से भी डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। ये देखें, अब इसके अंदर क्या है, अब जब चाहें एडिट कर सकते हैं। जब चाहें किसी भी चीज को, उस पार्टिकुलर उस सेक्शन को आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये देखें, देखें, बहुत सारे आपका फॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं। जो भी आपने चाहें, जो आपने यूज करने हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। जो भी आपने फॉन्ट स्टाइल यूज करना है आप वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था फॉन्ट साइज, यहां से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहां पे फॉन्ट साइज के अंदर जो टूल बार में आपका साइज शो हो रहे हैं वो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72। तो कोई मुझे बताएगा कि हम MS वर्ड के अंदर अपना फॉन्ट मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैक्सिमम हम MS वर्ड के अंदर फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं।
में कह रहे हैं कि 572। तो आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने एम एस वर्ड यूज किया होगा, काम किया होगा, ठीक है। तो हम, ये मोहम्मद वकास का मैसेज आया, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एम एस वर्ड के अंदर जो फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की लिमिट है, मैक्सिमम हम अपने फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं, 1638। 1638। आप तो कहेंगे सर यहाँ पे हमारे पास 8 से लेके 72 तक शो हो रहे हैं, आप तो हमें कह रहे हैं 1638, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन टूल बार, फॉन्ट टूल बार के अंदर आपका जो साइज शो हो रहे होते हैं वो 8 से लेके 72, बट आप एम एस वर्ड के अंदर मैक्सिमम 1638 कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा, मैंने क्या किया, 11 जहां पे लिखा हुआ था उसको रिमूव किया और 0 लिख के एंटर करता तो वो कह रहा है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638, ठीक है। तो आप मिनिमम एम एस वर्ड के अंदर जो फॉन्ट साइज है वो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638 कर सकते हैं। ये जो आपके आप देख रहे हो ना, ये सेक्शन आपके पास अपेयर हुआ है, इसको हम अलर्ट बॉक्स कहते हैं। ये हमें अलर्ट कर रहा है कि भाई आप 1 से 1638 तक अपने फॉन्ट्स का साइज क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आके आप साइज इंक्रीज, जितना भी आपने साइज इंक्रीज करना है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमने तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ था। अब इसके साथ अगर आप देखें तो ये भी आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अप एरो बना हुआ है तो इसका मतलब आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो, ये डाउन एरो बना हुआ है यहां से आप साइज डिक्रीज कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एम एस वर्ड के अंदर फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए शॉर्टकट कीज भी होती हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का साइन का बटन प्रेस करूंगा तो आपका साइज इंक्रीज होगा, लेस देन का साइन का बटन प्रेस करूंगा तो साइज आपका डिक्रीज होगा। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। जी यहां तक क्लियर। हम मैक्सिमम एम एस वर्ड के अंदर जो साइज है वो 1638 और मिनिमम हम जो फॉन्ट साइज है वो कितना कर सकते हैं, 1। जो टूल बार के अंदर हमारे पास साइज शो हो रहे होते हैं वो मैक्सिमम हमारे पास 72 और मिनिमम 8। इसके अलावा हमने देखा फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने की शॉर्टकट की। यहां तक क्लियर। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से समझिएगा। अच्छा, मुझे पहले जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ ग्रेटर देन का साइन कौन सा होता है और लेस देन का साइन कौन सा होता है। ग्रेटर देन का साइन कौन सा है और लेस देन का साइन कौन सा है। शॉर्टकट की समझ में नहीं, कंट्रोल शिफ्ट और आपके पास ग्रेटर देन का साइन। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जो कीज मैं यूज करूं वो आपके पास वो भी होती रहे। मैं वो भी कोशिश करूंगा कि आपके पास आपको इजी हो जाएगा। अब मैं अभी आपको लिख के बता देता हूं। मुझे अभी ये बताएं ग्रेटर देन का साइन और लेस देन का। यार ऐसा तो नहीं है, करो कि इतना तो पता होना चाहिए ग्रेटर देन का साइन और लेस देन का।
अच्छा, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है और लेस देन का मतलब क्या होता है, ये तो पता होगा। ग्रेटर देन, ये जो ग्रेटर देन, लेस देन, ये चीजें आपको बता रहा हूँ ना, ये अब याद आपने कर लेनी है ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। वो मैंने डॉक्यूमेंट के साइज का बोला था कि आप अपने पेज को कितना जूम कर सकते हो। पेज के अंदर जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है या पिक्चर लगी हुई उस पेज को आप कितना जूम कर सकते हो, वो मैंने कहा था 500। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है ग्रेटर देन लेस देन, मुझे भी याद नहीं रहता था। बहुत सारे ट्रिक्स है याद रखने के। मैंने एक छोटा सा ट्रिक अपने माइंड में बिठाया हुआ है जो आपको साथ में शेयर कर लेता हूँ। अगर आप राइट हैंड से वेक्टर ये बनाते हैं तो ये आपका ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड से बनाते हैं तो ये आपका लेस देन का साइन है। क्लियर? अगर कोई साइन अगर आपके सामने है तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। अगर राइट हैंड के आप वेक्टर 2 फिंगर का बनाते हो तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन है और ये आपका लेस देन का है, ठीक है। इसको हम आगे जाके मजीद समझ भी लेंगे, कोई ऐसा इश्यू की बात नहीं है। अब ये ग्रेटर देन का साइन और लेस देन का साइन कहाँ पे होता है ये अब हम देखते हैं। बाकी आप अपने माइंड के तौर पे जिस तरह से भी आप समझना चाहते हैं आप ये समझ लें, ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। अच्छा जी, यहां पे अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखें तो कुछ ऐसी कीज हैं, ऐसे बटन्स हैं जहां पे एक से ज्यादा 2 आपके पास क्या साइन शो होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखें 3 पे देखें तो 3 भी है और यहाँ पे आपके पास क्या हैश भी आ रहा है। 4 पे देखें तो ये 4 भी आ रहा है और डॉलर का साइन आ रहा है। इसी तरह से नीचे हम एम के साथ आगे आ जाते तो यहाँ पे ये देखिए कॉमा भी आ रहा है, लेस देन भी आ रहा है, डॉट आ रहा है, ग्रेटर देन। अगर आपको ऊपर वाला सिंबल चाहिए, किसी भी की के ऊपर वाला सिंबल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ वो की प्रेस करनी होगी। अगर मुझे एट द रेट चाहिए या एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए या मुझे डॉलर का साइन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की और इस की को मैं प्रेस करूंगा, ठीक है। शिफ्ट, ये देखिए मैंने शिफ्ट का प्रेस करके रखा, तो मैं अगर यहाँ पे एट द रेट प्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा, ये देखें मैंने यहाँ पे एंटर कर दूँ ताकि आपको नजर आ सके। ज्यादा नीचे चला गया क्या, शिफ्ट, तो मैंने क्या किया, ये देखिए एट द रेट साइन प्रेस करता हूँ, ओहो ये देखिए एट द रेट साइन प्रेस किया, एट द रेट आ गया। अगर मैं शिफ्ट की प्रेस नहीं करता और मैं सिंपल यही क्लिक कर देता हूँ 2 को तो ये 2 आएगा, ये क्या आएगा 2 आएगा। अगर मैं शिफ्ट की प्रेस नहीं करता 3 पे क्लिक करता हूँ तो 3 आ जाएगा। अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हैश का साइन आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अगर आपको किसी की के ऊपर वाला सिंबल चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करोगे। अगर आप शिफ्ट की प्रेस नहीं करोगे तो नीचे वाला सिंबल आपको शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं शिफ्ट की प्रेस नहीं कर रहा बट इस की को मैं प्रेस करता हूँ तो ये क्या करेगा, कॉमा मुझे दे देगा। अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करके इसको प्रेस करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, लेस देन का साइन दे देगा, ठीक है। ये देखें अगर आपको किसी की ऊपर वाली वैल्यू चाहिए, ऊपर वाला सिंबल चाहिए तो आपको शिफ्ट की के साथ वो आप एंटर कर सकते हो। ये आपको बताया है कैप्स लॉक का बटन है, ये आपके पास टैब का, ये एस्केप का, ये शिफ्ट का, ये अल्टर का, विंडो का। इसी तरह से ये ग्रेटर देन, लेस देन, क्वेश्चन मार्क। अगर मुझे क्वेश्चन मार्क का साइन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की प्रेस करके इस साइन के, इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें, ठीक है। ये देखें
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी की के ऊपर वाले जो वैल्यूज होती है वो चाहिए तो आपको कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करके उस की को प्रेस करना होगा। ठीक है, जैसे आप देखें कीबोर्ड पे देख रहे होंगे 1 2 3 के साथ आपके पास एक और भी सिंबल ऊपर आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। हैश आपके पास आ रहा था, ब्रैकेट्स आपके पास आ रही थी, डॉलर का साइन आपके पास आ रहा था, ठीक है, स्टार आपके पास आ रहा था। अगर उनको आपने यूज़ करना है तो शिफ्ट के बटन से कोई भी की के अंदर अगर आपको ऊपर वाली वैल्यू मतलब कि जो बटन के ऊपर दो वैल्यू बनी हुई है, जो एक बनी हुई तो वो एक ही रहेगी। लेकिन अगर उसके अंदर आप क्या करते हो, जैसे कि अल्फ़ाबेट के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास एक ही अल्फ़ाबेट आ रहा है, हर की के ऊपर एक ही अल्फ़ाबेट आ रहा है। अगर उसको अगर आप प्रेस करते हैं सर, अगर हम उसको शिफ्ट की से प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, उस लेटर को अपर केस में मतलब कि बड़ा कर देगा। ए अगर मैं नॉर्मल ए प्रेस करूंगा तो वो स्मॉल आएगा, बट अगर मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा तो वो मुझे क्या करेगा, उस लेटर को अपर केस में चेंज कर देगा। ठीक है, उस लेटर को क्या करेगा, अपर केस में चेंज कर देगा। क्लियर? यहां तक प्लीज इन चीजों को आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक जल्दी से 5 पैराग्राफ का क्या किया, कंटेंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि जो मैंने ये लिखा हुआ है, जो आप ये टेक्स्ट देख रहे हो, ये किस केस में है? ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं ये किस केस में? केस आपको पता होगा, स्मॉल केस, अपर केस। ठीक है, जी ये किस केस में लिखा हुआ है? आप इंग्लिश लिखते होंगे, कुछ ना कुछ इंग्लिश में लिखा होगा, तो आप मुझे बताइए जो मेरे पास जो कंटेंट आपका डिस्प्ले हो रहा है ये सारा, ठीक है, ये किस केस में लिखा हुआ है? जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, अपर केस, बड़ी एबीसी, छोटी एबीसी। ठीक है, तो मुझे कोई बताएगा? स्मॉल नहीं पता, स्मॉल। ठीक है जी, किस केस की बात कर रहे हो? अच्छा, स्मॉल नहीं पता। अच्छा जी, फर्स्ट वर्ड अपर। चले, बहुत सारे कह रहे हैं स्मॉल एंड लार्ज, अपर। अच्छा, मुझे एक सिंपल सा एक क्वेश्चन, एक सवाल का जवाब दें। अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक आपने ऐसे लिखना है, ऐसे तो आपने डेफिनेटली लिखा होगा, ठीक है, माई सेल्फ के ऊपर आपने ऐसे लिखना है, जो कंटेंट होगा वो किस केस में आप लिखोगे? जो कंटेंट होगा वो किस केस में लिखोगे, मुझे इतना बताएं आप। आप इंग्लिश में लिखते हैं, बट आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनका एक्चुअल में मतलब, नाम नहीं पता आप लोगों को। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने क्या करना है, कोई टेक्स्ट लिखना है इंग्लिश में, कोई 5 पैराग्राफ लिखने हैं, 10 पैराग्राफ लिखने हैं, तो किस केस में आप लिखेंगे? स्मॉल बट फर्स्ट अपर। क्या अपर होगा, फर्स्ट अपर क्या होगा, मुझे ये बताएं। अपर केस हैं, तमाम आप पूरा ऐसे अपर केस में लिख दोगे? क्या हो गया भाई, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि हम अपर केस में तमाम कंटेंट लिख दें। फर्स्ट अप बाकी स्मॉल, फर्स्ट अप क्या,
मतलब कि मैं कोई पैराग्राफ लिख रहा हूँ, उसके अंदर 5 लाइनें 10 लाइनें, मतलब कि पहला जो लेटर होगा वो अपर होगा, तो एंड तक मेरा तमाम स्मॉल होगा। ऐसे ही है। अच्छा, मेरी बात सुने, ऐसा नहीं होता। हम जितना भी इंग्लिश के अंदर कंटेंट लिख रहे होते हैं, वो जो हम केस यूज कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं सेंटेंस केस। कौन सा केस? सेंटेंस केस। सेंटेंस केस हम यूज कर रहे होते हैं। कैसे? हर सेंटेंस का जो पहला वर्ड का पहला लेटर होता है वो हम अपर केस में लिखते हैं, बाकी तमाम लेटर हम स्मॉल में लिखते हैं जब तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे हम न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उस सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल में होता है, बाकी तमाम आपके पास क्या होते हैं? स्मॉल में होते हैं। समझ में आया? ये देखिए, अब यहां पे अगर आप देखें तो ये एक पैराग्राफ है यहां तक, ठीक है। अब इस पैराग्राफ के अंदर वी कैपिटल है, वी कैपिटल है, अपर केस में है, बाकी सब स्मॉल में लिखे हुए कहां तक? जहां जब तक ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो गया। ये देखें, जब तक सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं हो गया। जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट सेंटेंस का पहला लेटर आपके पास अपर में आ रहा है, बाकी तमाम लेटर आपके पास क्या आ रहे हैं? स्मॉल में आ रहे हैं। इसी तरह से ये देखें, थर्ड सेंटेंस का पहला लेटर आपको अपर में आ रहा है, बाकी तमाम स्मॉल में आ रहे हैं। तो अब समझ में आया कि आप किस केस में लिखते थे अभी तक। ये छोटी छोटी चीजें जो याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये चीजों के बारे में पता होगा तो आप दूसरों को बता सकते हो। तो कोशिश किया करो, जो आप पढ़ते हो, अपने भाई जो आपके दोस्त हैं जो टाइम नहीं दे पाते, तो उनको आप ये चीजें सिखाएं। ये एक वाहिद इल्म, एक वाहिद चीज है, आप जितना उसको बांटोगे उतना ही इजाफा होता है। बाकी सब चीजों में ठीक है कमी होगी। जैसे ये पानी की बोतल है तो मैं थोड़ा सा पानी आपको दे दूंगा तो ये कम हो जाएगा, लेकिन इल्म, ठीक है, नॉलेज एक ऐसी चीज है कि जितना आप उसको किसी के साथ शेयर करोगे वो उतना ही एक्सटेंड होता है। तो हम जितना भी इंग्लिश में कंटेंट लिख रहे होते हैं तो हम सेंटेंस के उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो वर्ड के अंदर भी बाय डिफॉल्ट जो आप लिख रहे होते हो, वर्ड के अंदर भी बाय डिफॉल्ट जो आप लिख रहे होते हो वो लिखा जाता है सेंटेंस केस के अंदर। तो हमारे पास इस तरह से बहुत सारे केसेस होते हैं। वही बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप काम करने से पहले भी तमाम फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मैं ये जो टेक्स्ट लिखा था, इस टेक्स्ट का कलर मतलब इसका साइज 20 होता, फॉन्ट स्टाइल ये होता, वो सब काम मैं कर सकता था। आप काम करने से पहले और काम करने के बाद भी उसको फॉर्मेट कर सकते हो। अब ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, इस पूरे पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट कर लिया। चेंज केस पे आता हूं, ठीक है। चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है, टू अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन। मतलब कि जो आपने सिलेक्ट किया होगा, सर हाँ ये तो आपने बताया था कि जो चीज पर हमने फॉर्मेटिंग करनी है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास MS वर्ड के अंदर जो केसेस इन्होंने असाइन किए हुए हैं वो टोटल कितने किए हुए हैं, 5। पहला केस अगर आप देखें तो सेंटेंस केस, दूसरा आपके पास आ रहा है लोअर केस, तीसरा आपके पास आ रहा है अपर केस और चौथा आपके पास आ रहा है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड आ रहा है आपके पास। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा सेंटेंस केस है। अगर मैं लोअर केस पे क्लिक कर देता हूं तो आप देखेंगे ये तमाम लेटर
लेटर क्या कर देगा, इसको स्मॉल में कर देगा। लोअर का मतलब स्मॉल, तमाम लेटर आपके स्मॉल में हो जाएंगे। वी भी आपका स्मॉल में हो जाएगा। ये देखो, देख रहे हो, तमाम जो भी हमने सिलेक्शन की हुई थी टेक्स्ट की, वो तमाम लेटर क्या हो गए, स्मॉल में हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम अपर केस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये तमाम लेटर्स को क्या कर देगा, अपर केस में कर देगा। ठीक है, तमाम लेटर्स को क्या कर देगा, अपर केस में कर देगा। इसी तरह से मैं अगर करता हूं कैपिटलाइज ईच वर्ड, अच्छा मुझे बताओ कैपिटलाइज ईच वर्ड करूंगा तो क्या होगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड करूंगा तो क्या होगा। बिल्कुल, क्या होगा, हर लव का मतलब हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हर लव का पहला हरफ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे इसने बताया भी हुआ, हर वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं, वीडियो का वी कैपिटल हो गया, प्रोवाइड्स का पी, पावरफुल का पी, वे का डब्ल्यू, टू का टी, हेल्प का एच, यू का वाई, प्रूफ का पी, योर का यू, पॉइंट का पी। ये देखें, हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसी तरह से हमारे पास लास्ट आ जाता है टूगल केस। टूगल केस में क्या होगा, टूगल केस में क्या होगा, सेंटेंस का नहीं बेटा, हर वर्ड का होगा, सेंटेंस का नहीं। ठीक है, सेंटेंस में क्या होता है कि हाँ, सेंटेंस के जब आप यूज करते हो तो उसमें होता है। टूगल केस में क्या होगा, कुछ बड़े कुछ छोटे नहीं, आप चीजों को ये देखे, सामने सामने नजर आ रहा है कि टूगल केस में वो कह रहा है कि टूगल केस कि मतलब हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा, बाकी अपर हो जाएंगे। मतलब हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, बाकी तमाम लेटर अपर केस में आ जाएंगे। ये देखें, देखा, हर लेटर का, हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो गया, स्मॉल हो गया। देख सकते हैं आप। ठीक है, ये टूगल केस है। ठीक है, बट ज्यादातर जो हम केस यूज कर रहे होते हैं वो पहले तीन केस यूज कर रहे होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस। ठीक है, ये तीन केस ही ज्यादातर यूज होते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड भी इतना यूज नहीं होता, और टोटल केस तो बिल्कुल भी हम यूज नहीं करते। ठीक है, सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस, ये तीन केस। आपने देखा कि वर्ड के अंदर हमारे पास केस ऑफ टाइप 5 होते हैं। ठीक है, सेंटेंस केस बाय डिफॉल्ट होता है, अपर केस में करना चाहते हैं आप अपर केस में अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं, लोअर केस में करना चाहते हैं लोअर केस में कर सकते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड में करना चाहते हैं तो कैपिटलाइज ईच वर्ड में कर सकते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, हर वर्ड का पहला लेटर, सेंटेंस शुरू से बता देता हूँ। सेंटेंस केस में क्या होगा, हर सेंटेंस का पहला लेटर आपके पास अपर केस में होगा, बाकी तमाम लेटर आपके पास स्मॉल में होंगे जब तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, लोअर केस में क्या होगा, तमाम टेक्स्ट, जितना भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो तमाम लेटर स्मॉल में लिखे हो जाएंगे या उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। अपर केस में क्या होगा, जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, ठीक है, या आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, उन तमाम को वो क्या करेगा, अपर में शो करेगा।
कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, हर वर्ड का पहला लेटर आपके पास कैपिटल में होगा, बाकी तमाम स्मॉल होंगे। और इसी तरह से आपके पास आता है टुगल केस। टुगल केस में क्या होता है, कैपिटलाइज ईच का उल्ट रिवर्स होता है। टुगल केस में क्या होता है, हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, बाकी लेटर आपके पास बड़े शो होंगे, अपर शो होंगे। जिस तरह से साइज इंक्रीज डिक्रीज करने की शॉर्टकट की थी, इसी तरह से आपके पास केस चेंज करने की भी शॉर्टकट की है। केस चेंज करने की शॉर्टकट की है शिफ्ट F3। F3 कौन सा फंक्शन, ऊपर अगर आप कीबोर्ड पे देखेंगे तो आपके पास फंक्शन की नजर आ रही होंगी, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8। तो शिफ्ट F3 का बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके केस को चेंज करेगा, आपके केस को चेंज करेगा। ठीक है, ये देखें मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट F3 का बटन प्रेस करता हूं, ये देखें सेंटेंस केस हो गया, अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, ये देखें। ठीक है, शिफ्ट F3। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की और डिक्रीज करने की शॉर्टकट की बताई थी, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का साइन प्रेस करेंगे तो आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन के साइन से आपका साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको केस चेंज करने की शॉर्टकट की बताई है, उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F3। अच्छा, टोटल हमारे पास MS वर्ड के अंदर कितने केसेस होते हैं, 5 होते हैं। अच्छा जी, ये भी सर समझ में आ गया। लेकिन एक चीज जो सर आपको कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे मैं पूछूंगा कि अगर हम शॉर्टकट की से केस चेंज करते हैं तो कौन कौन से केस चेंज होते हैं। वैसे तो हमने 5 पढ़े हैं ना, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटल ईच वर्ड और टुगल केस। अगर हम शॉर्टकट की से केस चेंज करना चाहते हैं तो कौन कौन से केस चेंज होंगे, वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि हम थोड़ा सा आगे देखें। यहां तक अगर आपको तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं तो जल्दी से बता दें, फिर हम आगे की तरफ देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि शॉर्टकट की से कौन कौन से केस चेंज होंगे वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। वैसे तो हमने देखा कि हमारे पास जो MS वर्ड के अंदर केस हैं वो टोटल 5 केस हैं, बट शॉर्टकट की से कौन कौन से केस चेंज होंगे वो आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। जी बिल्कुल, शॉर्टकट कीज भी आपको क्लासरूम में मिल जाएगी, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, आप सब कह रहे हैं क्लियर है। अच्छा, आपने बहुत सारे लोगों ने, आप जितने भी यहाँ मेरे भाई हैं, तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आपने यूज किया होगा। कोई मुझे बताएगा बोल्ड किस लिए यूज करते हैं, कब यूज करते हैं इटैलिक अंडरलाइन। जी, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये तमाम चीजें आपको व्हाट्सएप में भी मिल जाती हैं।
एम्फासाइज हम इटैलिक के लिए यूज करते हैं, मोहम्मद शकील। ठीक है, हर कोई अपने मुताबिक बता रहा है, सब कुछ सही बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं। सिंपल सा एक आपने जो याद रखना है, ठीक है, जो काम आप मार्केट से करते हो, जो काम आप मार्केट से करते हो, वो काम आप एमएस वर्ड के अंदर बोल्ड कर सकते हो। मतलब कि कोई आपकी हेडिंग होती है या आपका कोई टॉपिक होता है, वो आप मार्केट से लिखते हो, ऐसे ही है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड यूज कर सकते हैं। या किसी स्पेसिफिक वर्ड को जिसको आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं, ठीक है, हाईलाइट शो करना चाहते हैं, विजिबल करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, मार्केट से लिखते हैं। तो इसी तरह से जो काम आप मार्केट से करते हो, वो काम आप बोल्ड से ले सकते हो। ठीक है, बोल्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। इटैलिक क्या करता है, आपके वर्ड को थोड़ा सा तिरछा कर देता है। इटैलिक क्या करता है, आपके वर्ड को थोड़ा सा तिरछा कर देता है, जिसके अंदर आप कोई नेम, सिटी, ठीक है, किसी पर्सन का नेम लिख रहे हो, तो फिर हम क्या कर देते हैं, उसको थोड़ा सा तिरछा इटैलिक कर देते हैं। अंडरलाइन, जिस तरह से आप किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देते हैं, इसी तरह से वर्ड के अंदर भी आप अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, इटैलिक की है कंट्रोल आई। ये भी वही काम है, जिस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया होगा और कंट्रोल बी शॉर्टकट की प्रेस करोगे या कमांड पे जाके आप बोल्ड पे क्लिक कर दोगे, तो वो आपके टेक्स्ट को क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। इटैलिक में इसी तरह से इटैलिक कर देगा। अंडरलाइन का थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास इंशाल्लाह ताला वाइंड अप करेंगे। ये देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ पे आके हेल्प को सिलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया। ये देखिए, इसने क्या कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ऑनलाइन को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने इसको कर दिया इटैलिक। तो ये देखिए, थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, इसको तिरछा कर दिया। ठीक है, या मैं कीवर्ड को कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये हमने बोल्ड किया, ये हमने इटैलिक कर दिया। क्लियर? इसी तरह से मैं क्या करता हूं, एक ऊपर हेडिंग ले लेता हूं। ठीक है, अब अक्सर आप क्या करते हो, कोई हेडिंग होती है, टॉपिक्स होता है, उसके नीचे अंडरलाइन देते हो। मैं यहां पे आता हूं अंडरलाइन के, तो ये आपका डिफरेंट अंडरलाइंस आ रही हैं। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, सॉलिड अंडरलाइन, डॉट, डैश, वेव वाली, ये देखें डिफरेंट आपके पास अंडरलाइंस आ रही हैं। ठीक है, अब आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो। आप क्या करते हो कि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं, ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी आप यूज करते हो और करते हुए आ रहे हो। बस एमएस वर्ड पे कौन सी चीज कहाँ पे वो आपको पता चल जाएगा, तो आपको तमाम काम आ जाएगा। बोल्ड का आपको बता दें, कोई भी काम लाइक दिस जो आप मार्कर से करते हो, वो यहाँ पे आप बोल्ड से ले सकते हो। इटैलिक में आप क्या करते हो, अपने वर्ड को थोड़ा सा तिरछा कर देते हो। अंडरलाइन के अंदर आप कोई टॉपिक्स वगैरह लिख रहे होते हो और उसके नीचे आप क्या करते हो, अंडरलाइन दे देते हो। जिस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने नोट्स को खूबसूरत बनाने के लिए ब्लैक से लिखते हैं और अंडरलाइन ब्लू से कर देते हैं, या ब्लू से लिखते हैं तो ब्लैक से अंडरलाइन कर देते हैं। कोई सिंगल लाइन लगाता है अंडरलाइन, कोई डबल अंडरलाइन लगाता है, कोई जिगजैग वाली लगाता है, कोई डैश वाली लाइन लगाता है। वो तमाम जो आप लाइंस यूज करते हैं, वो तमाम लाइन आप एमएस वर्ड के अंदर भी कर सकते हो। वो तमाम लाइंस जो स्टाइलिंग आप करते हो खुद, वो आप एमएस वर्ड्स के थ्रू भी कर सकते हो। बात समझ में आई? आप ब्लैक से लिखते हो, ब्लू अंडरलाइन कर देते हो, या ब्लू से लिखते हो, ब्लैक से अंडरलाइन नीचे लगा देते हो। कोई सिंगल अंडरलाइन लगाता है, कोई डबल अंडरलाइन लगाता है, कोई डॉट वाली लगाता है, कोई वेव वाली लगाता है। वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। ये देखिए, मैंने क्या किया, अंडरलाइन पे आता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास सिंगल अंडरलाइन आ रही है, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन आ रही है, सॉलिड अंडरलाइन आ रही है, इसी तरह से डॉटेड अंडरलाइन आ रही है, डैश अंडरलाइन आ रही है। तो ये देखें, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सॉलिड अंडरलाइन, थिक अंडरलाइन यूज कर ली। अब मैं इस अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज कर सकता हूँ, अंडरलाइन पे आऊंगा और यहाँ पे आपका सारा अंडरलाइन कलर, जो भी कलर मुझे यूज करना है लाइन का, अंडरलाइन का, वो मैं कलर यूज कर सकता हूँ। ये देखें,
ठीक हो गया। तो आई होप कि आज जो चीज़ें आपको करवाई गई हैं सब क्लियर हो गया होगा। अगर सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, कमेंट सेक्शन में बता दें क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने असाइनमेंट्स क्या बनाना है। अंडरलाइन की शॉर्टकट की है कंट्रोल यू बेटा। आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें और असाइनमेंट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपको ये एक एप्लीकेशन दी जाएगी, बिल्कुल आपने इसी तरह से बनानी है, ठीक है। आपने एप्लीकेशन बिल्कुल इसी तरह से बनानी है, ये देखें। ओके, ये आपको क्लासरूम के अंदर असाइन कर दी जाएगी, वहां से आप देख के इसको बना सकते हो और सबमिट भी आपने क्लासरूम में करना होगा। किस तरह से असाइनमेंट सबमिट करोगे, आपको वो जिस वीडियो के थ्रू आपने देखा था कि असाइनमेंट क्लासरूम कैसे हम ज्वाइन करते हैं, वहीं पे लास्ट में असाइनमेंट सबमिट करने का पैटर्न बताया गया है। आपको असाइनमेंट दिखा दिया गया है, आपको ये पिक्चर मैं गूगल क्लासरूम में सेंड कर दूंगा, साइन कर दूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, क्या करना है, ये आपने वर्ड के ऊपर बना के हमें सेंड करना है। कहाँ पे सेंड करना है सर? सेंड आपने गूगल क्लासरूम में करना है। सर वो कैसे करना है? जिस वीडियो से आपने गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना देखा था, उसके वीडियो के लास्ट में ही असाइनमेंट सबमिट करने का बताया गया है, ठीक है। तो वहाँ उस वीडियो को आप एंड में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और क्या, आप असाइनमेंट बना के हमें सेंड करेंगे। अच्छा, जो आप असाइनमेंट सेंड करेंगे उसके नीचे एक सेक्शन पे आप अपना नेम और रोल नंबर लिखेंगे, नेम और रोल नंबर। देखता हूँ किसको कितना समझ में आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें। आज भी आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं। हालांकि आप बहुत कुछ आपको आता भी था, लेकिन आज आपको प्रॉपर एक वे में तमाम चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो इसी तरह से इंशाल्लाह ताला आप आगे देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और बहुत कुछ आप सीखेंगे। जी, ये जो आपने एप्लीकेशन है ये वर्ड के ऊपर बनानी है, ठीक है। वर्ड के ऊपर आप बनाएंगे। क्लासरूम का पासवर्ड मैं आपको शो कर देता हूँ। अच्छा, क्लासरूम का पासवर्ड भी मैं आपको शो कर देता हूँ। और दूसरा कि जिनसे एडमिट कार्ड गुम गया है या उनको रोल नंबर नहीं पता या डाउनलोड नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे, अपने सिस्टम में बैठेंगे, forms.salaniwelfare.com लिखेंगे। मैं आपको शेयर दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको गूगल क्लासरूम का कोड दिखा देता हूँ। ये गूगल क्लासरूम का कोड है, ठीक है। ये आपका गूगल क्लासरूम का कोड है। ठीक है, सबने लिख लिया होगा कोड, ये है, ठीक है। ये गूगल क्लासरूम का आपका कोड है। आपने क्या करना है, जिनको एडमिट कार्ड
कर मतलब रजिस्टर करवा लिया हुआ, लेकिन एडमिट अपना रोल नंबर नहीं पता या एडमिट कार्ड आगे पीछे गुम गया है, तो वो क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्म्स डॉट सैलानी वेलफेयर डॉट कॉम, ये देख सकते हैं आप, फॉर्म डॉट सैलानी वेलफेयर डॉट कॉम की वेबसाइट पे आएंगे। पहला लिंक आपके पास आ रहा है, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास आ रहा है डाउनलोड आईडी कार्ड। यहाँ पे जब आपने फॉर्म फिल करते वक्त एनआईसी जो टाइप किया था वो एनआईसी यहाँ पे टाइप करेंगे, देन सबमिट करेंगे तो आपके पास आईडी कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। वहां पे आप डाउनलोड करोगे तो आपका आईडी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्म डॉट सैलानी वेलफेयर डॉट कॉम पे आप आएंगे, डाउनलोड आईडी कार्ड। जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे जो आपने CNIC नंबर अपना लिखा था, वो CNIC नंबर लिख के आप सबमिट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप फिर डाउनलोड कर लें, मोबाइल से नहीं होगा, सिस्टम पे आपको करना होगा ये तमाम। तो आई होप आपको डेफिनेट आज काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी आपने। तो यहीं पे हम क्लास एंड करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफिज़।